नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अशोक और स्वागत है आपका मैकेनिकल नेक्सस में। आज हम बात करेंगे न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स, जिसका अभी एग्ज़ाम होने वाला है 8 जुलाई को। उसका मैकेनिकल के लिए कैट 1 का जो हमारा पैटर्न रहेगा, यानी किस टाइप का हमारा जो सिलेबस होने की संभावना है, उसको पूरा अच्छे से डिटेल में स्टडी करेंगे। और उसके बाद हम कुछ ऐसे टॉपिक की बात करेंगे मैकेनिकल के लिए जो इसमें आपका मतलब इस एग्ज़ाम में आपके लिए थोड़ा हेल्पफुल रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। और लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी का शुक्रिया करता हूं, आप सभी को थैंक्स कहता हूं कि आप मेरे चैनल को कंटिन्यूसली इतना सपोर्ट कर रहे हैं और मुझे मोटिवेट भी करते रहते हैं, ताकि मैं आपके लिए कुछ इसी तरह की वीडियो लाता रहूं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल ही गया होगा कि आपका जो एनएफसी का जो एग्ज़ाम है कैट 1 में सभी ब्रांचेस के लिए वो 8 जुलाई को है। अब बात करते हैं कि भाई कैट 1 हमेशा परेशान रहता है ये देखकर कि उसके लिए कुछ भी नहीं देता, वो बस लिख देता है कि जो तुम्हारा जो सिलेबस है वो रेलिवेंट डिसिप्लिन या ट्रेड का रहेगा। मगर आप देखेंगे कैट 2 के लिए पूरा बताता है कि इतने क्वेश्चन जीके के रहेंगे, इतने मैथ के रहेंगे, इतने रीजनिंग के रहेंगे, टेस्ट 1 ये होगा, टेस्ट 2 ये होगा। मगर कैट 1 में केवल इतना लिख के छोड़ देता है। बट कोई नहीं, इसको थोड़ा समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो आपका एग्जाम होगा वो 1 घंटे का होगा, ठीक है। डीएई, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी का अगर कोई भी एग्जाम 1 घंटे का होता है, कैट 1 की बात कर रहा हूं, तो 99% पॉसिबिलिटी है आपके 40 क्वेश्चन आएंगे। आपको 40 क्वेश्चन 1 घंटे में कंप्लीट करने पड़ेंगे। तो जो 40 क्वेश्चन है वो कैसे होंगे? सारे के सारे एमसीक्यू टाइप के होंगे, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। और कैसे होंगे? रेलिवेंट डिसिप्लिन और ट्रेड से। इसका मतलब ये निकल के आता है, आपको केवल अपना सब्जेक्ट पढ़ना है, आपको अपना पूरा टेक्निकल पढ़ना है, आपको जीके की बात नहीं करनी है इस एग्जाम में, मतलब उसको ध्यान नहीं देना है, रीजनिंग को ध्यान नहीं देना है, मैथ को ध्यान नहीं देना है, पूरा का पूरा आपको रेलिवेंट डिसिप्लिन पे फोकस करना है, ठीक है। अब दूसरा उसमें बोलता है कि आप जो भी कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे, अगर आप करेक्ट करते हो तो आपको 3 मार्क्स दिए जाएंगे, और अगर गलत करते हैं तो आपका 1 मार्क डिडक्ट कर लिया जाएगा। तो देखिए दोस्तों, अगर आपको पॉसिबिलिटी लग रही है कि भाई 2 आपके पास ऑप्शन है और आपको कंफ्यूजन हो रही है लगाऊं ना लगाऊं, तो मेरी राय है, पर्सनल राय बता रहा हूं, तो आपको अटेंड करना चाहिए, क्योंकि आपकी पॉसिबिलिटी वहां पे 50-50% हो जाती है। मगर अगर आपको दूर दूर तक आइडिया नहीं है, आपने कभी सुना नहीं है उस क्वेश्चंस के बारे में, तो बिल्कुल अटेंड मत करना। वहां पे आपकी 100% पॉसिबिलिटी हो जाती है नेगेटिव होने की, इसलिए आप इसको थोड़ा फोकस में कीजिएगा। अब बात करते हैं, देखिए उन्होंने तीसरे उसमें लिखा है कि भाई एससी, एसटी, ओबीसी और जनरल की कैटेगरी बता दी है। कहता है कि जनरल वाला अगर 50% से कम मार्क्स लाता है, एससी ओबीसी 40% से और एसटी 35% से कम लाते हैं, तो वो क्वालिफाई नहीं हो पाएंगे, यानी फेल हो जाएंगे। तो क्या इसका मतलब ये लगाया जाए कि अगर ये सारे क्राइटेरिया वाले फुलफिल कर जाएं, मान लीजिए जनरल 50 से ऊपर आ गया, एसटी ओबीसी 40 से ऊपर आ गया और एसटी 35 से ऊपर आ गया, तो सब पास हो जाएंगे? तो देखिए, पास डेफिनेटली होंगे, मगर याद रखना जो लिस्ट बनेगी शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट की, वो टॉप 5 में से होती है। यानी कहने का मतलब है, अगर एक सीट है तो उस पर 5 कैंडिडेट्स को बिठाया जाता है इंटरव्यू के लिए। तो इस लिस्ट में 50% के बाद वालों को पास जरूर कर दिया जाएगा, मगर इंटरव्यू वही देगा जो टॉप 5 की कैटेगरी में आएगा। मगर अच्छी चीज ये है कि मैकेनिकल की अगर स्पेसिफिकली बात करूं तो 16 सीट है। 16 इंटू अगर आप 5 करेंगे, तो यानी इस बार काफी बच्चे शॉर्टलिस्ट होंगे इंटरव्यू के लिए। तो आपको इन चीजों का बहुत ध्यान रखना है। अब बात करते हैं स्टेज 2 की। देखिए, अभी तो आप स्टेज 1 को थोड़ी प्रायोरिटी दीजिए, स्टेज 2 को छोड़ दीजिए। स्टेज 1 में जो बच्चा क्वालिफाई होता है, एक सीट पे 5, उसको बुलाया जाता है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और इंटरव्यू के लिए। ये दोनों सेम टाइम सेम डे में होंगे, और आपको इसके बाद इसके बारे में इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। आप साइट पे कंटिन्यूसली विजिट कीजिएगा। तो ये था हमारा आपका सिलेक्शन प्रोसीजर, यानी आपको अपना ट्रेड पे पूरा का पूरा फोकस करना है। जितना भी समय बचा है, आपको अच्छे से मन लगा के पूरे तरीके से इन्वॉल्व हो जाइए। क्यों? क्योंकि जो हमारा न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स है, आपको पता है पूरे इंडिया में जितने भी हमारे
NPCI ले लीजिए, है ना, वो सारे के सारे जितने भी उनको रिक्वायरमेंट होती है फ्यूल की, वो हमारा NFC प्रोवाइड करता है। यहीं पर आपकी यूरेनियम की पैलेट्स बनती हैं जिससे हमारा रिएक्शन होता है। और सबसे अच्छी चीज, पूरे वर्ल्ड में केवल NFC ही एक ऐसा संस्थान है, DAE डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी का, जहां पे ओर टू कोर यानी ओर से कोर तक बना दिया जाता है। ओर को मतलब पूरा रिडक्शन करके उसको फाइन ट्यून करके पूरा का पूरा आपको पैलेट बना दिया जाता है। तो ये पूरे वर्ल्ड में एक अकेला ऐसा संस्थान है। इसलिए ऐसी जगह नौकरी करने का अवसर हर किसी को नहीं मिलता। आपको मोटिवेट करने के लिए बता रहा हूं, दिल जान से जितना भी समय आपके पास लग जाइए। अब बात करते हैं हम मैकेनिकल के कुछ सब्जेक्ट्स की। तो देखिए, ये मैकेनिकल के जो सब्जेक्ट्स मैंने लिखे हैं, ये एटलीस्ट वो सब्जेक्ट है कि आप इनको स्किप मत कीजिएगा। ये तो ऐसा नहीं है कि भाई यही आएंगे, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं, बट मैं अभी आपको दोबारा बोल रहा हूं, इन सब्जेक्ट को स्किप मत करना। उसका रीजन क्या है मैं आपको बताता चलूंगा। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम ओवरव्यू ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर। न्यूक्लियर रिएक्टर का बेसिक, जैसे कोर क्या होती है, हमारा कूलेंट कितने टाइप का होता है, हमारा ग्रेफाइट क्या काम करता है, ठीक है, कौन कौन सा हम उसमें फ्यूल यूज करते हैं, ये आपको एक ओवरव्यू होना चाहिए, ठीक है। इसके अंदर आइसोटोप्स ऑफ आइसोबार, ये जो बेसिक हमारे हैं, जो हमारे न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज होते हैं, मतलब एज ए प्रिंसिपल, उनको आपको अच्छे से समझना पड़ेगा। दूसरा हम बात करते हैं टूल्स एंड मेजरिंग, ठीक है। अब इसमें मेजरिंग टूल, मार्किंग टूल, सपोर्टिंग टूल और भी जो टूल्स होते हैं, मतलब आपको टूल्स पे फोकस करना है। और टूल्स में आपको केवल दो ही चीज समझनी है हर एक टूल की। पहला, ये क्या करता है, और दूसरा इसका मटेरियल क्या है, उस पार्ट्स का, इसका आपको पूरा का पूरा नॉलेज होनी चाहिए। और अगर मेजरिंग की बात करें तो हर एक का लीस्ट काउंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको आप मतलब एक दिन में भी समझ सकते हैं सारे के सारे चीजों को। बात करते हैं सोम की। देखिए, सोम पूरा का पूरा बहुत इंपॉर्टेंट है, मगर उसमें स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम से हमारे बहुत सारे टर्म्स निकल के आते हैं। डक्टिलिटी क्या होता है हमारा, यंग्स मॉडुलस क्या होता है, टफनेस क्या होता है ना, मतलब बहुत सारे टर्म्स हैं जो एसोसिएट है हमारे स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम से, इसलिए आपको जरूर पढ़ना है। और बीम, भाई मैं तो कहता हूँ इसमें से 100% क्वेश्चन आने की संभावना है कि टाइप ऑफ बीम्स कौन कौन सी होती है ना, उनके कौन कौन से फार्मूले होते हैं, कौन सी लोडिंग पे कौन सी बीम काम करती है, इस तरह के आपको क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे। अब बात करते हैं फॉर्मिंग की, कास्टिंग की, वेल्डिंग की और मशीनिंग कटिंग की। देखिए, फॉर्मिंग मैं इस पे थोड़ा जोर इसलिए दे रहा हूँ, मैं इस पे इन सब्जेक्ट पे जोर नहीं देता, मगर मैं इस पे जोर इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि जब मैंने न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स के बारे में पढ़ा नेट पे जाकर, देखिए मैंने कभी इसका एग्जाम नहीं दिया, इसलिए मेरे को पढ़ना जरूरी था ताकि मैं आपको अच्छी सजेशन दे सकूं। तो जब मैंने न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स के बारे में पढ़ा तो पता है मेरे को क्या मिला, देखिए मैं आपको बताता हूं। देखिए, पहला चीज है इसके अंदर कौन कौन सी फैसिलिटीज है। जिरकोनियम ऑक्साइड प्लांट इसके अंदर है, जिरकोनियम स्पॉन्ज प्लांट इसके अंदर है, मेल्ट शॉप प्लांट इसके अंदर है, एक्सट्रूजन पियर्सिंग प्लांट इसके अंदर है, जो हमारा पूरा का पूरा फॉर्मिंग से रिलेटेड है और शीट मेटल से, ठीक है। फैब्रिकेशन प्लांट इसमें है, इसी तरह यूरेनियम ऑक्साइड प्लांट, सेरेमिक फ्यूल फैब्रिकेशन प्लांट। देखिए, ये सारे प्लांट क्या है, ये सारी की सारी चीजें हमारी रिलेटेड है मैन्युफैक्चरिंग से। और ये मैन्युफैक्चरिंग के अंदर हमारी क्या चीज आती है, फॉर्मिंग, कास्टिंग, वेल्डिंग, मशीनिंग और कटिंग। इसलिए मैं चाहता हूं आप थोड़ा इस पर एनएफसी में इस पर थोड़ा जोड़ दीजिएगा, क्योंकि ये सारी चीजें एसोसिएटेड है एनएफसी से, तो हो सकता है वो इसमें से क्वेश्चन पूछे। आगे बढ़ते हैं मटेरियल साइंस। तो भाई देखो, मटेरियल साइंस तो मेरे को ऐसा लगा कि मैंने अभी जितने भी चीज बताइए आपको, ये सारा क्या कर रहे हैं, मटेरियल बना रहे हैं, और बहुत स्पेशल टाइप का मटेरियल बना रहे हैं जो न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज होता है, उसकी स्टडी होती है, उसकी पूरी R&D होती है। इसलिए मटेरियल साइंस अच्छे से पढ़ना, उसके अंदर हीट ट्रीटमेंट क्या होते हैं, क्या ऐसे होते हैं, मेटल्स और एलॉय, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपको पढ़ना है कौन सा और किस मटेरियल के लिए होता है, उसका नाम क्या है, और कंपोजिशन। एग्जाम्पल के लिए कॉपर किस कंपोजिशन से मिलकर बनाया जाता है, ठीक है, और हमारा क्रोमियम, रोमियम, ये सब क्या है। तो इसलिए मेटल साइंस को भी आपको फोकस करना पड़ेगा। अब बात करते हैं थर्मल इंजीनियरिंग और RAC। देखिए, RAC डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी में RAC को बहुत महत्व दिया जाता है, क्योंकि ये RAC जो होता है
थर्मल इंजीनियरिंग या थर्मोडायनेमिक का अप्लाइड फॉर्म है, यानी इसको हम एप्लीकेशन में यूज करते हैं। तो आरएसी को आपको अच्छे से समझना है। देखिए आरएसी और इन सभी चीज़ों के बारे में मैंने एक डिटेल नोट्स बना के अपनी लास्ट के वीडियो बार के नाम से है, और लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, आप उसमें देखिएगा, और नीचे मैंने अटैचमेंट भी दिया है। तो आरएसी को डिटेल मैंने बताया हुआ कि क्या क्या चीज़ उसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो जो जरूर पढ़नी चाहिए, ठीक है। और थर्मल को सारे के सारे लॉस को आपको पढ़ना है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्लूइड मैकेनिक्स में आपको पंप और टरबाइन बिल्कुल नहीं छोड़ने हैं। कौन कौन से पंप होते हैं, किस वर्किंग प्रिंसिपल पे काम करते हैं, टरबाइन क्या होती है, इसमें सर्ज पंप क्या होता है, पेनस्टॉक क्या होता है, कितने टाइप की होती है, रिएक्शन टरबाइन, इंपल्स टरबाइन, ये दोनों तो बिल्कुल नहीं छोड़ने हैं एफएम में। बाकी एफएम भी आपको बेसिक तो सबका समझना ही पड़ेगा। बात करते हैं टोम थ्योरी मशीन का बेसिक समझते हैं आप, यानी कि जैसे हम बात करते हैं कि भाई मैकेनिज्म क्या है, हम क्रैंकशाफ्ट को फिक्स करें तो कौन सा इन्वर्जन बनेगा, इसी तरह कनेक्टिंग रोड को फिक्स करें तो कौन सा इन्वर्जन बनेगा, तो वो सारे इन्वर्जन आपको पता होने चाहिए। उसके साथ साथ आपको बेल्ट, पुली, गियर और इन सब के बेसिक का बहुत अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा टोम के अंदर। बात करते हैं ऑटोमोबाइल की। देखिए ऑटोमोबाइल मैं इसको थोड़ा इंपॉर्टेंस नहीं दूंगा, क्योंकि इसमें केवल पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन अगर समय हो तो इसे पढ़ लीजिएगा, बाकी अदर नहीं है तो आप इसको थोड़ा भी छोड़ सकते हैं। मगर इनको, ये जो मैंने आपको सब्जेक्ट्स बताए हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ इन पे फोकस कीजिएगा। और मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, एग्ज़ाम के बाद जब भी आप एग्ज़ाम दे देंगे तो जो क्वेश्चन आपके दिमाग में रहेंगे, तो मैंने नीचे लिंक में अपने चैनल का अपना लिंक टेलीग्राम का ऐड किया हुआ है, तो मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। उससे क्या होगा, जिस तरह मैं आपकी मदद कर पाता हूँ इस वीडियो बना के, हो सकता है आपके बाद जो भी बच्चे एग्जाम देने आएंगे एनएफसी का कैट 1 के लिए, उनको ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। यही मेरा मोटिव है। और इसी के साथ मैंने कुछ इंपॉर्टेंट लिंक, जिसमें पिछले साल के एनएफसी के तो नहीं है, बाकी अदर डिपार्टमेंट के क्वेश्चन पेपर भी हैं, वो भी नीचे लिंक में अटैच किए हुए हैं। बाकी लिंक में आपको बहुत इंफॉर्मेशन दूंगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं। इसी के साथ आप सभी को बेस्ट ऑफ लक और अच्छे से एग्जाम दीजिएगा। थैंक यू।